संस्कृत शिक्षण चैनल पर मैं इशरत जहां आप सभी का स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का भाग 2। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माहेश्वर सूत्र के बारे में, इत संज्ञा के बारे में, लोप संज्ञा के बारे में और लोप के विधान के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? हम वर्णों का या स्वरों का, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो पहले हम स्वरों के भेद को देखेंगे। स्वरों का भेद हम पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन का भेद पढ़ेंगे। तो स्वरों के भेद को सबसे पहले क्रम के अनुसार डिवाइड किया गया है, काल क्रम के अनुसार डिवाइड किया गया है। काल क्रम के अनुसार काल क्या होता है? जो वर्णों के उच्चारण करने में, जो वर्णों के प्रोनाउंसिएशन में, वर्णों को बोलने में जो समय लगता है, उस समय को हम काल कहते हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र देखिए, उकालो अंजृस्व दीर्घ प्लुतः। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये सूत्र सम्मिलित है। यह सूत्र क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का विधान करने वाला यह सूत्र है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व किसको कहते हैं, दीर्घ किसको कहते हैं और प्लुत किसको कहते हैं, यही नाम बताने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो अंजृस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, तो उकालो, ऐ का मतलब होगा अच, वह संयोजन करने पे ऐ बन गया है अच। अच का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। तो उ आदि जो अच होते हैं, उ आदि जो स्वर होते हैं, उनके काल, उनके उच्चारण के समय को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी अच जो होता है, जो स्वर होता है, उसके उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसी समय को हम ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ कहते हैं और प्लुत कहते हैं। तो यह काल क्रम के अनुसार इसका विभाजन किया गया है। तो आप पहला विभाजन देखिए। पहले आपको सूत्र में उ बता दिया है ना, तो इसलिए पहले आपको उ का दिखा रहे हैं हम। ठीक है, उ का देखिए क्या है कि उ का सबसे पहला विभाजन क्या है? ह्रस्व है उ। फिर उसके बाद दूसरा उ दीर्घ आता है और उसके बाद तीसरा उ प्लुत आता है। देखिए जब थोड़ा समय लेंगे उ के उच्चारण में, इस उ के उच्चारण में जब थोड़ा सा समय लिया जाएगा, कम समय लिया जाएगा, उ कहेंगे तो वह ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व एक मात्रक होता है, एक मात्रा वाला होता है। जब उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया गया, तो वह हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा समय लिया जाएगा, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लिया जाएगा उ के उच्चारण में, उ को बोलने में, तब वहाँ पे आ जाएगा प्लुत। समझ में आ रहा है? उ लंबा बोलेंगे इसे। इसी तरह अ का भेद देखिए। उ का समझ में आ गया, अब अ का भेद देखिए। थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए यह ह्रस्व हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ हो जाएगा। अब लंबा बोलेंगे तब वो जाके प्लुत हो जाएगा। इसी तरह ई का भी है और री का भी है। ये चारों जो हैं क्या हैं? उ ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 3 प्रकार का होता है। अ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 3 प्रकार का होता है। ई भी 3 प्रकार का होता है और री भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक समझ आ गया? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, इन सब के 3 भेद होते हैं काल क्रम के अनुसार। ठीक है, अब लृ का देखिए। लृ का जो है दीर्घ भेद नहीं होता है, लृ दीर्घ नहीं होता है। लृ को हम लृ कहेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, और या फिर इसको बहुत लंबा समय लगेगा कहने में, लृ लंबा समय लगेगा। इसका दीर्घ भेद होता ही नहीं है। तो यह केवल 2 ही भेद होते हैं लृ के। इस प्रकार से जो ए है, ए को देखिए आप। ए का भी उच्चारण काल क्रम के अनुसार से इसका जो है ह्रस्व नहीं होता है।
इसका थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है या फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसका ह्रस्व भेद होता ही नहीं है। लृ का कौन सा भेद होता है? दीर्घ नहीं होता है। यह थोड़ी मात्रा इसमें एक मात्रक होता है या फिर तीन मात्रक होता है, और ए क्या है? द्विमात्रक होता है या फिर त्रिमात्रक होता है। इसी तरह ऐ और औ, ऐ जो है इसका भी दीर्घ होता है और प्लुत होता है, औ का भी दीर्घ होता है और प्लुत होता है। इन सब का ए का, ऐ का, औ का क्या होता है? ह्रस्व नहीं होता है, इसका दीर्घ होता है, प्लुत होता है। देखिए ओ का छूट रहा है, ओ का भी ह्रस्व नहीं होता है, सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है। समझ में आ रहा है? ओ, अ, ई, उ, री, इन सब के तीन तीन भेद होते हैं, और री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सब के दो दो भेद होते हैं, क्योंकि जो लृ है उसका दीर्घ नहीं होता है, जो ए है उसका ह्रस्व नहीं होता है, जो ओ है उसका भी ह्रस्व नहीं होता है, जो ऐ है उसका भी ह्रस्व नहीं होता है, जो औ है उसका भी ह्रस्व नहीं होता है। तो ह्रस्व आप समझ गए, ह्रस्व में कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। दीर्घ में दो मात्रा होती है। प्लुत में तीन मात्रा होती है। और प्लुत का आप एग्जाम्पल, आप ह्रस्व और दीर्घ तो जानते हैं, प्लुत का आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि ओम, आपने ओम पढ़ा होगा। ओम कैसे लिखा होता है? इसमें तीन की मात्रा दी होती है, दी होती है ऐसे तीन, हिंदी वाला तीन लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि यह प्लुत की पहचान है। जब भी आपको प्लुत लिखना होगा, प्लुत जब भी आपको लिखना होगा तो आपको ये तीन की मात्रा लगानी पड़ेगी। जैसे ये प्लुत है, ये प्लुत है, ये प्लुत है, ये प्लुत है, इन सब में आपको ये तीन की मात्रा लगानी पड़ेगी, तभी वो प्लुत होगा, नहीं तो वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है? तो ओम, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ओम नहीं कहते हैं, ओम भी नहीं कहते हैं, इसको लंबा कहते हैं, ओम कहते हैं। तो यह प्लुत होता है। ओ जो है यह प्लुत है, ओम का ओ यह प्लुत होता है, इसलिए इसमें तीन की मात्रा लगी होती है। समझ में आ गया ना? काल क्रम के अनुसार से, यानी उच्चारण में जो समय लगता है, स्वरों के उच्चारण में, अच के उच्चारण में जो समय लगता है, उसी को हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं। यह एक मात्रक ह्रस्व एक मात्रक होता है, दीर्घ दो मात्रक होता है और प्लुत तीन मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आपने 9 भेद देख लिए। स्वर कुल 9 होते हैं, आपने 9 भेद देख लिए। इसमें ओ छूटा हुआ है, हम आपको बता चुके हैं, ए के बाद ओ आएगा, इसका भी ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है। तो अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, कुल 9 हो गए। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब आगे देखिए आप, काल क्रम के अनुसार आप स्वरों के भेद देख चुके हैं। अब आप आगे देखेंगे उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र आप पढ़ चुके हैं। अगला है उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? उच्चैः उदात्तः, उच्चैः उदात्त, उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त सूत्र पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में सम्मिलित है, उच्चैरुदात्तः। इसको उच्चैः उदात्तः संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा। इसका आप देखिए परिभाषा क्या है कि तालु आदिषु, तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच, अच उदात्त संज्ञा स्यात्। क्या होता है कि तालु आदि, तालु आदि के भाग के स्थान में, तालु आदि के भाग के स्थान के ऊर्ध्व भागे, ऊपर के भाग से निष्पन्न, निष्पन्न यानी निकला हुआ, अच यानी कोई स्वर उदात्त संज्ञक होता है। उदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालु आदि, तालु आदि जो उच्चारण का स्थान है, वर्णों के जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन सभी अक्षरों का कोई ना कोई एक निर्धारित स्थान होता है। मुख में एक निर्धारित स्थान होता है, जैसे तालु है, तालु या मूर्धा या दंत्य या जिह्वा,
इस तरह से करके कुल 8 उच्चारण स्थान होते हैं। सभी वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है, वो आगे आप पढ़ेंगे। पहले आप उदात्त अनुदात्त स्वरित देख लीजिए। तो उदात्त संज्ञा आप देख रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि तालु आदि जो 8 उच्चारण स्थान हैं, उच्चारणों के स्थान हैं, तालु आदि 8 उच्चारणों के स्थान जो निर्धारित किए गए हैं वर्णों के, अगर वह अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न होगा या उच्चारित होगा तो वह स्वर क्या हो जाएगा, उदात्त संज्ञक हो जाएगा। जैसे अ वर्ण है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आप आगे पढ़ेंगे। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यदि वह अपने निर्धारित स्थान, अपने उच्चारण के निर्धारित स्थान के ऊर्ध्व भागे, ऊपर के भाग से निष्पन्न होगा, उच्चारित होगा, कंठ के ऊपर के भाग से यदि उच्चारित होगा तो वह अच यानी वह स्वर उदात्त संज्ञक हो जाएगा। उस स्वर को हम उदात्त कहेंगे। समझ में आ गया। तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से यदि स्वरों का उच्चारण होगा तो वह स्वर उदात्त संज्ञक होंगे। यहाँ स्वरों की बात की जा रही है, व्यंजन की बात नहीं की जा रही है। देखिए अच लिखा हुआ है, अच यानी कि स्वर, हल नहीं लिखा है या अल नहीं लिखा है, क्या अच लिखा है। अच का मतलब क्या होता है, स्वर। स्वरों का उच्चारण यदि अपने निर्धारित स्थान के ऊपर के भाग से होगा तो वह क्या हो जाएगा, उदात्त संज्ञक हो जाएगा, उसकी संज्ञा उदात्त हो जाएगी। उसका सूत्र क्या है, उच्चैर उदात्तः। उच्चैर उदात्त सूत्र ही बता रहा है कि ऐसे अच का जो अपने निर्धारित स्थान के ऊपर के भाग से उच्चारित होते हैं उसकी संज्ञा उदात्त होती है। अगला आपका सूत्र है, संज्ञा क्या है, अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा आप पढ़ चुके। अगला अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा में आपको सूत्र पढ़ना है, निचैर अनुदात्तः। निचैर अनुदात्त, निचैर अनुदात्त क्या कह रहा है, इसी का अपोजिट है। देखिए ऊपर वाले का अपोजिट है बिल्कुल। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञा स्यात्। अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। अच अनुदात्त, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तो क्या है कि तालु आदि जो उच्चारण के स्थान हैं उनके यदि अधोभाग से, अध का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व का क्या होता है, ऊपर का भाग, अधो का मतलब होता है नीचे का भाग। यदि तालु आदि जो उच्चारण के स्थान निर्धारित किए गए हैं, यदि उनके नीचे के भाग से निष्पन्न हो रहा है कोई अच, कोई स्वर, तो वह स्वर क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, वह स्वर अनुदात्त हो जाएगा। जैसे अ ही देख लीजिए, अ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था। यदि अ कंठ के नीचे के भाग से उच्चारित हो रहा है तो वह अनुदात्त हो जाएगा। यदि अ कंठ के ऊपर के भाग से हो रहा है तो वह उदात्त हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र देख लीजिए। समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। समाहार का मतलब क्या होता है, समाहार, जहाँ पर मिलन होता है। तो उदात्त और अनुदात्त तत्वे वर्ण धर्म समाह्रियेते यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। कह रहे हैं कि उदात्त और अनुदात्त जब समाहृत होते हैं, जब उदात्त और अनुदात्त दोनों समाहृत होते हैं तो वहाँ पर अच क्या होता है, स्वरित होता है। जब उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के मध्य के भाग से जब स्वरों का उच्चारण होता है तो वह स्वर स्वरित संज्ञक होते हैं। उन स्वरों को स्वरित कहा जाता है। ये 3 भेद आप पढ़ चुके है ना, ये 3 भेद आप पढ़ चुके हैं। तो पहले आपने क्या पढ़ा था, पहले आपने काल क्रम के अनुसार आपने स्वरों का विभाजन देखा था ना। काल क्रम के अनुसार ये सारे स्वरों के विभाजन देख चुके हैं। अब इन्हीं को उदात्त और अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 भेद करेंगे। जैसे आप अ का देख लीजिए, अ का ह्रस्व भेद भी 3 भेद होगा। 3 भेद कौन सा, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित। इसी तरह दीर्घ का भी 3 भेद होगा और प्लुत का भी 3 भेद होगा।
होगा। तो अ का ये ह्रस्व 3 भेद, दीर्घ 3 भेद और प्लुत 3 भेद, तो 3 3 3 3 6 और 3 9, तो अ का 9 भेद हुआ। उसी तरह ई का भी 9 भेद होगा, उ का भी 9 भेद होगा और री का भी 9 भेद होगा। तो इन सब के 9 9 भेद हो रहे हैं ना। और देखिए लृ का केवल ह्रस्व और प्लुत होता है, तो ह्रस्व के हम अगर 3 भेद करेंगे और प्लुत के हम 3 भेद करेंगे तो ये 3 3 6, इसके 6 भेद हुए। और ए के भी 6 भेद होंगे क्योंकि इसका भी दीर्घ और प्लुत होता है, तो यह भी 3 3 भेद का होगा, है ना। यह भी 6 होगा और ओ भी 6 होगा, ए भी 6 होगा और औ भी 6 होगा ना। इसका 9 था, इसका भी 9 था, इसका भी 9 था, इसका भी 9 था ना। और लृ का 6 है, ए का 6 है, ओ का 6 है और ए का भी औ का भी 6 6 भेद है। आगे आप देखिए, तो सभी वर्णों के, सभी स्वरों के आप भेद देख चुके हैं। अब अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र देखिए। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र, अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। यह सूत्र पाणिनि जी कह रहे हैं कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिका संज्ञा स्यात्। क्या मतलब हुआ इसका कि मुख सहित, मुख के साथ, नासिकयोः, जब नासिका का मुख के साथ उच्चार्यमाणो वर्णो, ऐसा वर्ण जब उच्चारित होता है तो वह अनुनासिक संज्ञा स्यात्, वह अनुनासिक संज्ञा होती है उसकी। जैसे देखिए कि कोई वर्ण अगर मुख से उच्चारित हो रहा है, कोई वर्ण जो है अगर मुख से उच्चारित हो रहा है, जैसे अ का उच्चारण जो क का उच्चारण जो है क वर्ग नहीं, या का देखिए, या का उच्चारण स्थान जो है तालु है, तालु। तो तालु मुख है, तालु मुख में ही आता है ना, मुख में ही आता है, नासिका में तो आता नहीं है तालु। तालु जो है या का उच्चारण स्थान तालु है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि या का उच्चारण स्थान तालु कैसे है। तो अभी हम फिलहाल इतना ही बता रहे हैं। तो या का जो उच्चारण स्थान है तालु है। तो इचु यशा नाम तालु, यह सूत्र है इचु यशा नाम तालु। चू चवर्ग में या भी आता है, इसलिए या का उच्चारण स्थान तालु हुआ। फिर उसके बाद आता है कि यमंगणना नाम नासिका च, यामंगणन की का उच्चारण स्थान नासिका भी है, नासिका भी है। क्यों कह रहा है? क्योंकि या का उच्चारण स्थान तालु है और या का उच्चारण स्थान यमंगणन का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका भी होता है। नासिका, नासिका, नासिका का मतलब क्या होता है? नाक, यानी कि मुख और नाक, मुख और नासिका दोनों से मिल के उच्चारण किसका हो रहा है? या का हो रहा है, म का हो रहा है, ङ का हो रहा है, ड़ का हो रहा है, न का हो रहा है ना। यमंगणन, यमंगणना नाम नासिका च, ठीक है। तो इन सब का उच्चारण स्थान मुख भी है और नासिका भी है, मुख भी है और नासिका भी है। यहाँ का आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ का क्या होता है? तालु होता है। और उपपद्यमानिया नाम ओष्ठों से म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और अकुह विसर्जनिया नाम कंठ से अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और ऋतुरसा नाम मूर्धा से ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ऋतुलसा नाम दंता से न का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। तो ये सारे जो हैं ये मुख में आते हैं। ये जितने भी आपको उच्चारण स्थान बताए हैं अभी, वह सारे मुख में आते हैं। उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा यमंगणना नाम नासिका च, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका भी है। यमंगणन का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसलिए मुख और नासिका दोनों से मिल के जिसका उच्चारण होता है वह यही वर्ण है।
और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से मिलके होगा वह अनुनासिक संज्ञक होंगे, उनको अनुनासिक कहा जाएगा। और इसी तरह आपको स्वर में जब चंद्रबिंदु लग जाता है तो यह भी अनुनासिक बन जाता है ना। इसका भी जैसे देखिए कंठ से उच्चारित हो रहा है, जब इसमें चंद्रबिंदु लगा देंगे तो इसको नासिका से भी मिलाएंगे, कंठ और नासिका दोनों से मिलकर इसका उच्चारण होगा। तो जब दोनों से मिलकर इसका उच्चारण होगा तो यह भी अनुनासिक हो जाएगा। पहले था कंठ से उच्चारित हो रहा था, उसके बाद नासिका से भी मिला दिए तो हो गया तब ये अनुनासिक वर्ण बन गया। इसी तरह ई ऊ भी है, ठीक है। और जो वर्ण मुख नासिका से नहीं बल्कि सिर्फ मुख से उच्चारित होते हैं वह अननुनासिक होते हैं, अननुनासिक, ठीक है। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं वह अनुनासिक होते हैं, जो केवल मुख से उच्चारित होता है वह अननुनासिक होता है। अननुनासिक में अ भी आ जाएगा, क भी आ जाएगा और प भी आ जाएगा, बाकी जितने भी वर्ण हैं ये सब आ जाएंगे जो नासिका से नहीं केवल मुख से उच्चारित हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। पहले आपने स्वरों के भेद पढ़े हैं, कालक्रम के अनुसार स्वरों को विभाजित किया गया है। जैसे अ का विभाजन हुआ था, अ का आपने ह्रस्व पढ़ा, अ का विभाजन पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उसके बाद इसी का विभाजन किया गया उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इसके 3 भेद किए गए, इसके भी 3 भेद किए गए, इसके भी 3 भेद किए गए, तो ये 9 हो गया था ना। और इसी अ को अब 2 भेद और करेंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इन सब के अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, इन सब के 3-3 भेद, 2-2 भेद करेंगे, अनुनासिक और अननुनासिक, ठीक है। तो ह्रस्व अ का 3 भेद था, ह्रस्व अ का 3 भेद था, अब उन तीनों का 2-2 भेद हो जाएगा, तो 2, 2 4, 2 6 हुआ। और फिर इसका भी हो जाएगा, इसका भी होगा ना, 9 था, इसका जब अनुनासिक अननुनासिक करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अ का भेद 18 हुआ। ऊ का भी 9 था, जब इसमें अनुनासिक अननुनासिक 2 भेद और कर देंगे तो हो जाएगा यह भी 18। इसी तरह ई का भी है और री का भी है। और लरी के कितने भेद थे? लरी के आपने पढ़े थे 6 भेद। 6 को जब 2 में डिवाइड इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 12। इसी तरह ए का भी 12 भेद होता है और ऐ का भी 12 भेद होता है, औ का भी 12 भेद होता है। किस हिसाब से? पहले तो इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर देते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने के बाद इसका उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार से 3-3 भेद कर देते हैं। ह्रस्व का भी 3 भेद, दीर्घ का भी 3 भेद और प्लुत का भी 3 भेद। और ह्रस्व का जो उदात्त है उसको हम 2 भेद करेंगे, अनुनासिक अननुनासिक। फिर उसके बाद ह्रस्व का जो अनुदात्त भेद था उसका 2 भेद करेंगे, अनुनासिक अननुनासिक। ह्रस्व का जो स्वरित भेद था उसको हम 2 भाग करेंगे, अनुनासिक अननुनासिक। इस तरह ह्रस्व जो है कितना हुआ, 2, 2 4, 2 6 हुआ। 6 ह्रस्व के 6 भेद हो गए, दीर्घ के 6 भेद हो गए और प्लुत के भी 6, 6 दूनी 12, 6 18 हो गया ना। इसी तरह अ का भी था, ई का भी था, री का भी था। और लरी का क्या है, इसका उदात्त अनुदात्त स्वरित 3-3 भेद हुआ था, उसका 2-2 भेद किए। समझ में आ रहा है ना, 2-2 भेद किए तो यह उदात्त अनुदात्त और स्वरित यथा। अब इसका जब 2 भेद कर रहे हैं, इसका 2 भेद कर रहे हैं, इसका 2 भेद कर रहे हैं, तो 2, 2 4, 2 6 हुआ। और ह्रस्व का ये भेद था, फिर उसके बाद प्लुत का भी 2, 2 4, 2 6 हो जाएगा, 6 6 दूनी 12। कहने का मतलब यही है कि इसके कुल 18 भेद होते हैं, इसके और इसके और ओ के कितने होते हैं, 12 भेद होते हैं, 12 12। समझ में आ गया?